उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है। मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो भारत अपनी डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ है। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को, एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है, हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं है। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5 वो सारे भारत के अंदर। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं? दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके सर्विंग कई जनरलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती हैं? हम उनके साथ मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते हैं। मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते हैं। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? अब मुझे ये बताया, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। देख ले 3-4 यूट्यूबर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कारोबार है डॉलरों में। यूट्यूब तो बिजनेस है। कल यहाँ पे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पे जाकर जो बदनामी का बायस पाकिस्तान का वो बने, आप सोच नहीं सकते। पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डल्टी लांटी धोई यहाँ पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के सामने। मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा, लेकिन चले आगे चलते हैं। उस रोटंडा के अंदर जो वॉशिंगटन डीसी में जहां इनॉग्रेशन हुई, उसको मैंने बड़ा उसका एनालाइज करने की कोशिश की कि यहां पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा तो वो भी जेडी वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज वहां पे उसका ओथ लेने के लिए आया था, वो उसी की क्लर्क रह चुकी है। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन। उससे पीछे चले, सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी, काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे हरमीत ढिल्लों को देखें, और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें। सामने जो पहली कुर्सी थी सामने, डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में, 48 ईयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन है ना सर, पता नहीं, 77 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी, उनके पास ये कंपैरिजन आप खुद कर लेंगे। आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। उससे आगे चलते हैं, चलें, ये तो डिप्लोमेसी। सर जयशंकर को तो देखिए सीट कौन सी थी, ट्रम्प साहब के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठे, बिल्कुल। और सबसे बड़ी उसमें छोड़ें, आगे चलें। बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, मैंने तो एक लफ्ज मुझे अभी ज़बानी याद है, मैं को रिटन चीजें नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरा ये शौक भी है, मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है। दिस इज माय सब्जेक्ट मैटर, मैं वकील हूं। उन्होंने पहली मार्को रूबियो ओथ ली, तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से, और उसमें बायलैटरल बातें भी हुई हैं, क्वाड के बारे में भी बातें हुई। इस एक सिंगल ट्रिप के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो अचीव करके गए, मैं वो आपको अर्ज करना चाह रहा था। पहली मीटिंग मार्को रूबियो की ओथ के बाद डॉक्टर जयशंकर की, उनकी मीटिंग एनएसए से, इसी ट्रिप में 6 सेक्रेटरीज, इस कैबिनेट जो अभी बन रही है उसके जो बनने वाले 6 सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकात उनकी। फिर जो क्वाड के लिए जितने फॉरेन मिनिस्टर है, उनके साथ मुलाकात उनकी। फिर अर्जेंटीना के मिले, हैवियर मिले, जो उसके सदर हैं अर्जेंटीना के, उनके साथ उनकी मुलाकात। और फिर क्वाड के सारी मीटिंगें सेट करके बायलैटरल बातें करके वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने वहां जाके, एक तो 26 नवंबर है उनका कॉन्स्टिट्यूशन डे, और उसके बाद क्वाड की मीटिंग, उसकी तैयारी करनी। लेकिन आप कहां हैं, मैं ये भी, चलें इसी पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके बच्चों को, आपके बच्चे यहाँ पे सपूत है हमारे, वो लाउड स्पीकर लेकर एम्बेसी के बाहर खड़े होकर स्पीकर पे मोहसिन नकवी को गालियां निकाल रहे थे।
ये कब हुआ है सर? कल हुआ है? ये परसों की बात है, परसों। मोहसिन नकवी साहब को अम्बेसी के सामने खड़े होके बदतमीजी का तूफान उन्होंने खड़ा किया। ये तो वो थे ना जो कोई डंकियों से आए हुए थे, जिस तरह के साथ दूसरे जो इंग्लिश बोल लेने की सलाहियत रखते थे यूट्यूबर, उन्होंने कल रशीदा तालब और दूसरे, वो भी डेमोक्रेट है, 4 डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों को बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कर सकते थे बातें उन्होंने की, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स, हमारा जो वजीर आजम जेल में है, ह्यूमन राइट्स। अब मैं जरा बताना चाहूंगा उनके ह्यूमन राइट्स उसके दौर के क्या थे, मुर्शिद पाक का अपना ह्यूमन दौर क्या था। 4 वजीर आजम जेल में थे इमरान खान के पीरियड में। वो 4 कौन थे? नवाज शरीफ जेल में थे, खाकान अब्बासी जेल में थे, राजा परवेज अशरफ जेल में थे, यूसुफ गिलानी जेल में थे, एक सदर आसफ जरदारी जेल में थे, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जेल में थे, नवाज शरीफ की बच्ची जेल में थी, हनीफ अब्बासी जेल में था, राना निसार जेल में था और ख्वाजा आसफ जेल में था। बताएं जरा ये। हाँ, उनके पास ऐसा कोई बंदा नहीं था जो यहां पे पैसे लगा के कैपिटल हिल पे ये ड्रामा कर सके। ये इनकी खूबी है। 127 आर्टिकल जेल से नवाज शरीफ नहीं लिखने की सलाहियत रखता। वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन जेल से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। वो 45-46 कांग्रेसमैनों से कोई भी रेजोल्यूशन पास, ये मैं मानूंगा बात कि पाकिस्तान दुश्मनी की एक्सट्रीम है। एक तरफ क्या हो रहा है, भारत कहां जा रहा है, भारत कहां जा रहा है और आप कहां जा रहे हैं, ये डेस्टिनी का फर्क होता है। ये चालीस साहब अभी जब ये बातें कर रहे थे ना, मुझे याद आ गया, अगर आपको याद हो, उस दौर में प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद कामरान पंजाब यूनिवर्सिटी के जो थे, उनको हाथों में हथकड़ी लगा के लाया गया था। बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल याद है। कोई किसी की इज्जत सेफ नहीं थी। बल्कि मोहसिन बेग को देखें, इनके दोस्त थे, सपोर्टर थे, मोहसिन बेग की जो हालत की थी। मोहसिन बेग का इंटरव्यू मुझे अभी सामने याद आता है, कहते हैं मुझे पुलिस वाले थप्पड़ मार मार के वीडियो बना के इसको भेज रहे थे। वहां इंसानी हकूक का कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन चले कोई नहीं। मैं और जो जिन यूट्यूबर्स ने यहाँ पे आके कल जो किया है, वो दोनों एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे रहे, दोनों के दोनों। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट ही एस्टेब्लिशमेंट का था। पाकिस्तान में एटम बम बनाने के बाद दूसरा सबसे महंगा और खतरनाक प्रोजेक्ट ये था। ये उन्हीं का फर्ज बनता है इसको वाइड अप करें, क्योंकि बनाया उन्होंने था। ये हमारे ऊपर पाकिस्तान की तबाही का ये तोहफा, ये चाहिए जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब को मुबारक हो। इसको अपना अब इसको वाइड अप करें। ये आपके एग्जिस्टेंस का मसला बन गया। ये टीटीपी के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल टीटीपी दुश्मन है ना आपकी, हमले कर रही है, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है सेम है, दोनों का मंशूर सेम है, दोनों की मंजिल एक है। तो चले, हमें कहने के लिए कह देते हैं दुनिया की जी चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है ISI फलान। तो यार इनका क्या करोगे? इसका भी तो कुछ करो, ये जान छुड़ाओ इससे हमारी। यार तुम लेकर आए थे पहले, बाप इसका कहता था बाप है, पहले कहता था बाप है मेरा, आर्मी चीफ बाप होता। फिर वो उनको अभी मुझे समझ नहीं आई इस बात की। पहले मीर जाफर मीर सादक कहता था, आज नया नाम रख दिया आसम मुनीर साहब का, या टू, या खान टू, हाँ या खान टू उसका नाम, ये नया नाम रख दिया। पता नहीं फिर ये क्या है, ये हमारा पाकिस्तान है क्या फौज है? गुड टू सी वाले जज हैं, गुड टू सी वाले जर्नैल है। मेरी तो कुछ समझ से बाहर है ये पाकिस्तान कहां। देखिए साल मैंने बता रहा हूं डिप्लोमेसी, इजराइल को पीछे छोड़ रहा है भारत इस वक्त। और किससे छोड़ रहा है? सिर्फ तालीम की वजह से, सिर्फ तालीम। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रोल भारत से निकाल दिया जाए, भारत के हालात भी आप जैसे ही, रिश्वत वहां भी ये चीजें, लेकिन तालीम की वजह से जादू सब चढ़ के बोल रहे हैं। अगलों को व्हाइट हाउस में एडवाइजर रखना पड़ा है। कृष्णान तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, एडवाइजर है, एक भी डिग्री अमेरिका की नहीं है, भारत से पढ़ गया है। अच्छा, आगे चले, उसमें भी छोड़े। कल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बल्कि मैं बताना चाहूंगा दुनिया कहां जा रही है। आप पत्थर के लोग, पत्थर के जमाने के लोग बनने वाले। वो कैसे? यहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 500 मिलियन का प्रोजेक्ट एक अनाउंस किया है, और उस प्रोजेक्ट को इन्होंने अनाउंस किया। ये इस वक्त बहुत चैटर चल रहे हैं उसके हवाले से, आल्टमैन की और इलॉन मस्क की कई चीजें इस वक्त निकल रही हैं जो सामने आ रही हैं। बल्कि मेरी एक कोशिश होगी कि उसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम आपके साथ करूं, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है और इतनी वैल्यूएबल। स्टारगेट का ऐलान किया 500 बिलियन का, जिसके बारे में आल्टमैन ने ऐलान किया। जो मैं उसमें से थोड़ा सा निकालूंगा, उसके बारे में इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि इनके पास पैसे नहीं है, वो आल्टमैन के दरमियान उनकी थोड़ी सी चल रही, बल्कि चक्कर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी क्वेश्चन किया गया, भाई आपके ये टेक वाले बच्चे लड़ रहे हैं, तो उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, ये एक दफा फिर करेंगे। थोड़ा सा मैं बताना ये चाहूंगा कि 3-4 चीजें हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। एक चीज है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो उसके ऊपर तो ग्रिप हो चुकी है। वो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर जज्बात भी डाल दिए गए, उसमें सारा कुछ डाल दिया गया है, जिसने 40, 45, 50% जाबें दुनिया की खत्म कर देनी AGI ने। उसके बाद अगला लेवल है ASI का, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस।
हाँ, वो दूसरा दौर आज आ रहा है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, और उसके ऊपर अमेरिका की ख्वाहिश है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहां से बाहर ना निकले किसी दूसरे कंट्री के पास, और वही सुपर पावर रिमेन होगा दुनिया में रहेगा जिसके पास एएसआई होगा। अब ये जो मैं स्टारगेट के बारे में बताना चाहता हूं, स्टारगेट के अंदर कई कंपनियों ने मिलकर ओपन चैट जीपीटी, ओपन आई, इन सब ने मिलकर इसके अंदर पैसे लगाए। नवीडिया भी इसमें आएगा, इसके अंदर अबू धाबी बैंक भी पैसे लगा रहा है, इसमें साफ बैंक भी पैसे लगा रहा है, आर्टमैन लगा रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा, बनाएंगे क्या, करेंगे क्या? कैंसर की वैक्सीनेशन बनाएंगे, और एक छोटे सा मामूली टेस्ट के साथ, ब्लड टेस्ट के साथ, हर इंसान की, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है 48 घंटे के अंदर उसकी कैंसर की वैक्सीनेशन बना के उसके हाथ में दे दी जाए। इसमें मेरी मादरे मिल्लत जो कि मुझे सारा दिन गालियां देते हैं आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं पढ़ता भी नहीं, देखता भी नहीं, वरना मैं तो बोल ना पाऊंगा। दुख इस बात का कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार, गालियां इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के भेजो, कोई पढ़ तो सके। सर उर्दू या पंजाबी की आती है, मैं सुने भाई एक दो मशहूर बस भाई। इलामा इकबाल बेचारा 1930 में एक शेर कह के मर गया, कहता है मरते नादा पे कलामे नर्मो नाजिक बेअसर। वो कहता है कि भैंस के आगे बीन ना बजाओ, वो तो भैंस है, उसके सामने क्या इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, क्या नाजिक बातें करोगे? उसको एजीआई एएसआई से उसका क्या मतलब? ये तो बने हैं वाहिद कौम दुनिया में देख रहा हूं आलिया, जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, परवाह नहीं, फिक्र कोई। और 77 साल हो, 70 साल। चले, मैं दुख होता है जब मैं देखता हूं चीजें। देखिए साहब एक और बात की थी सर, एक और मैंने आपसे सवाल किया था कि वो जो इन्होंने मेक इन इंडिया कहा है ट्रंप ने, तो हमने देखा कि वो मोदी साहब ने भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात की थी। देखिए इस वक्त, देखिए दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। डाइवो के अंदर 5 सीईओ ने क्वेश्चंस किए, उनके हर जवाब के अंदर नेशनलिज्म नजर आ रहा था, हर चीज के अंदर। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा 21% पर ले आया था कॉर्पोरेट टैक्स को, इस दफा अगर अमेरिका में चीज बनाओगे मैं टैक्स 15% चार्ज करूंगा, दुनिया में सबसे कम रेशियो है। तो नेशनलिज्म, मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन में, मुझे को पूछ के बताए। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद? ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं बनती। लेकिन दुख है कि इमरान खान के पास बहुत बड़ा चांस था इस कौम को ठीक तरीके में लाना। मैं आज भी कहता हूं, आज खान साहब जेल में बैठ के कहें कि मेरे वर्कर जिनके हर के हाथ में अंदर स्मार्टफोन है, यहां से कुछ कमाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। मुझे किसी ने कहा था तुम आज चले जाओ क्या करोगे? मैंने आपको शायद कहा भी था कि तुम फलस्तीन आज चले जाओ तो फलस्तीनियों का क्या फ्यूचर, किस तरह डिफाइन करोगे? मैंने कहा मैं कॉपी करूंगा सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली को, वापस आके कानून बनाऊंगा जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा 1 साल जेल दूंगा उसको, और उस हर बच्चा दिन में 10 घंटे मैथ और इंग्लिश पढ़ेगा। मैं इस चीज को 10 साल रिपीट करूंगा, तब बात करूंगा कि दुनिया में हम किस जगह पे खड़े। उनको बताऊंगा एजी क्या है, एएसआई क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम साइंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये पढ़ाऊंगा। लेकिन चले, इनकी मर्जी, कहते हैं ना पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, कोई ऐसी बात नहीं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा चीजें, बल्कि आज मुझे इत्फाक हुआ है आलिया, मैं बल्कि अंडमान आइलैंड है जहां पे काले पानी के लिए भेजा था, मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, ऐसे मुझे शौक था। अफसोस के साथ कि वहां पे भी पार्टीशन की थी, उसमें भी हमारा बहुत कम था कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का उस वक्त। उसमें सबसे ज्यादा सरदार सिख थे, मरते रहे बेचारे, जान करते रहे। हमने तभी तो इसी चीज का एहसास नहीं है, हमें इस आजादी का, फ्रीडम का कोई एहसास नहीं। हमने we just wasted it. I'm sorry to say that. मैं बल्कि उसके ऊपर भी एक पूरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को, मैंने एक आदमी आज तक, मैंने वो बनारस से था, वो 2 दफा उसको अंडमान आइलैंड के ऊपर सजा में ब्रिटिश लोगों ने भेजा। और मैं आपको बताऊं कि वहां पे जो उनकी जिंदगी क्या होती थी, उनकी जिंदगी सुबह 6 से 10 बजे वो उनको नारियल का तेल निकालने के लिए लाया जाता था, ऊपर से मारा जाता था। और दुख से कहूंगा उनको मारने वाले कौन होते थे? वो भी कैदी होते थे, लेकिन पठान मुसलमान होते थे मारने वाले। और कई चीजें जो आज तक मुझे पाकिस्तान या किसी और हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिली, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूं कि आजादी की कीमत क्या है, हमें पता ही नहीं।
हमें पता ही नहीं आज़ादी की कीमत क्या है। मेक इन इंडिया की मुहिम नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी थी और उसकी वजह से ना भारत बड़े बड़े क्राइसिस से बच गया था। क्योंकि भाई हमने देखा था कोविड 19 की वजह से जो आया था ना, मतलब कि भाई जो क्या बोलते हैं, कोविड की वजह से जो संकट आया था भाई, मतलब कि पूरी दुनिया में आया था, ठीक है। तो उससे निपटने के लिए भारत में जो ये मुहिम चलाई गई थी, मेक इन इंडिया मुहिम, उसकी वजह से भाई भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, मतलब कि मैन्युफैक्चर की गई, मतलब ना कि हमें इंपोर्ट करवाने की वजह से, मतलब ना कि हमने इंपोर्ट करवाया कुछ, मतलब क्योंकि भाई क्योंकि बड़े बड़े देश भाई इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट की वजह से उनकी कंट्रीज चलती है, क्योंकि भाई जितना वो एक्सपोर्ट करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कराने का एक फ़ायदा ये होता है कि भाई मतलब कि जो जिस किसी देश में वो चीज़ नहीं बनती है तो उसकी खपत के लिए इंपोर्ट कराई जाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई देश मतलब गेहूँ नहीं बनाता है, मतलब गेहूँ नहीं उगाता है, तो भाई वो दूसरे देश से गेहूँ उगाएगा और उसके बाद भाई अपनी मार्केटों में बेचेगा, ठीक है। ये चीज़ इंपोर्ट का हो गया, ठीक है भाई। एक्सपोर्ट जो जैसे कि गेहूँ अगर हम कोई देश उगाता है उसके बाद वो एक्सपोर्ट करता है तो उसके बदले उसको डॉलर्स मिलते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो डॉलर्स में ही होती है, ठीक है। अभी तक तो $1.5 में ही होती है, ठीक है। तो इंपोर्ट कराने से ये होता है कि भाई भारत मतलब कि जो किसी भी देश का खजाना होता है ना, वो धीरे धीरे करके खाली होने लगता है, क्योंकि भाई इंपोर्ट कराना मतलब कि किसी भी देश के लिए मतलब कि उस तरीके से सही नहीं रहता। मतलब खपत तो पूरी हो जाती है लेकिन भाई वो मतलब देश को लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान करता है। इसलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर मतलब कि दबाव देना चाहिए, मतलब कि बढ़ावा देना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि भाई मतलब अब भारत के अंदर मतलब कि इंपोर्ट भाई बहुत कम चीज़ें मंगवाई जाती हैं, मतलब कि अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करा जाता है, लेकिन भाई हम धीरे धीरे करके अपनी इंपोर्ट कराने की क्षमता को कम कर रहे हैं, ठीक है भाई। और क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। और मेक इन इंडिया सबसे बड़ी बात जो कि भाई साहब जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी में मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मोबाइल्स के पार्ट्स हो गए, वो दूसरे देशों से हमें मंगवाने पड़ते थे। अब क्या हो रहा है कि भारत के अंदर ही वो मैन्युफैक्चर बन रहे हैं, वो पार्ट्स भी भारत के अंदर ही बन रहे हैं अभी। मतलब कि भाई क्या बोलते हैं, जो एप्पल की बड़ी कंपनी है उन्होंने मतलब कि यहाँ पे कारखाने लगाए हैं, ठीक है। अपने मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग हब लगाए हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे। और क्या बोलते हैं, जो मोबाइल है ना यहीं पे बनेंगे। भारत के अंदर जो मोबाइल बनेंगे वो अमेरिका में भी इस्तेमाल करे जाएंगे, पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे जाएंगे भारत में बने आईफोन्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो चिप्स होती है ना वो भी भारत के अंदर बनेंगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं भाई, बहुत सारा जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स वगैरह सब भारत के अंदर में मैन्युफैक्चर हो, जो बाहर से पार्ट्स मंगाए जाते थे ना, हर चीज़ अब भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होती है। मेक इन इंडिया की वजह से अब जो ऑयल क्राइसिस आए हैं ना, उससे भी निपटने के लिए भाई भारत के अंदर ही सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि भाई मेक इन इंडिया हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम ऑयल क्राइसिस जो कि भाई साहब पूरी दुनिया में संकट आ रखा है, जो कि भाई साहब ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो ऑयल के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि भाई कच्चे तेल से निकाले जाते हैं, एलपीजी, पेट्रोलियम और क्या बोलते हैं डीजल वगैरह के, जो ये ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं ऑयल के। तो ये ऑयल प्रोडक्ट्स भाई मतलब कि किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जो क्षमता बढ़ाने के लिए ना भाई ऑयल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है भाई। सब पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस है, लेकिन भाई भारत के अंदर ऑयल क्राइसिस अभी बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए मतलब कि एलपीजी को लेकर थोड़ी बहुत है, लेकिन भाई उस तरीके से वो चीज़ नहीं है, क्योंकि भाई एलपीजी का सिलेंडर है ना, प्रतिदिन 55 लाख एलपीजी सिलेंडर्स बुक होते हैं। और अगर एक व्यक्ति क्या बोलते हैं 2 सिलेंडर बुक कर लेता है तो भाई मतलब कि एक सिलेंडर उन्होंने मतलब कि बुक कर लिया और दूसरा ले लिया ब्लैक में। तो इस वजह से क्या होगा कि भाई पूरे देश में 1 करोड़ सिलेंडर बुक होंगे, तो उसकी वजह से भाई गवर्नमेंट पे ज़्यादा प्रेशर आएगा और उसके बाद भाई इंपोर्ट करवानी पड़ेगी सबसे ज़्यादा एलपीजी। तो भाई मतलब कि उस चीज़ को देखते हुए ना, ठीक है, भारतवासियों को भी ना भाई मतलब कि जितनी खपत है ना उनके उतने ही सिलेंडर बुक करने चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो भाई ऑयल के ये कि एलपीजी के क्राइसिस बढ़ सकते हैं, ऑयल का संकट बढ़ सकता है भारत के अंदर। लेकिन भाई इससे निपटने के लिए हर भारतीय को एक साथ आना पड़ेगा और मतलब कि इसमें अपना अपना योगदान देना होगा, ठीक है। मतलब कि जितनी खपत है उतनी ही इस्तेमाल करी जाए। बाकी भारत के अंदर कोई भी ऑयल का कोई भी संकट नहीं है, ठीक है। भारत के अंदर ये संकट निपटने के लिए ना भाई भारत के अंदर ही सब कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है। और मेक इन इंडिया को मतलब कि एक तरीके से भाई बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि भारत के अंदर मतलब कि कोई भी मतलब कि दुनिया में कोई भी संकट आता है तो भारत आसानी से उससे निपट सके, ठीक है। यही चीज़ भाई अमेरिका के अंदर भी भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि भारत की मेक इन इंडिया मुहिम इतनी सक्सेसफुल हुई है, कैसे हुई है। वो उसी वजह से हुई है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी मतलब कि दूरदर्शी सोच है कि भाई मतलब कि दुनिया में बड़े बड़े संकट आने वाले हैं, जिसकी वजह से भाई निपटने के लिए भाई खुद
मतलब कि खुद किसी भी देश को खड़ा होना पड़ेगा ही। मतलब कि जब देश खड़ा हो जाता है और उसके बाद भाई मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है तो भाई सब कुछ चीज़ें वही बनती है। तो भाई मतलब किसी भी संकट से निपटने के लिए वो देश मतलब कि आत्मनिर्भर हो जाता है। आत्मनिर्भर भारत ही भाई साहब मतलब कि भाई भारतीयों की तरक्की का राज है भाई। मतलब ठीक है, मतलब कि भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भारतीय पढ़ के ना भाई बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ में लगे हुए हैं भाई साहब। मतलब कि भाई जो कि बात उतनी बड़ी मतलब कि पूरी दुनिया का इतनी बड़ी GDP का हिस्सा है जो बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ हैं और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं भाई, मतलब उसमें भारतीय लगे पड़े हैं। ठीक है, भारतीय रन कर रहे हैं भाई साहब। मतलब आप बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनी ले लो या फिर किसी भी देश की या फिर यूरोप कंपनी ले लो, उनमें एक पैशन बन गया है भारतीय CEO का। भारतीय CEO जितने उनकी कंपनीज़ में होंगे उतना ही उनकी कंपनीज़ को भाई बेनिफिट होता है भाई, उनकी कंपनी उतनी ही आगे बढ़ती है क्योंकि भाई भारतीय टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। दूसरे नंबर में मैं मानता हूँ कि भाई इजरायलीस आगे हैं, लेकिन भाई भारतीय पहले नंबर पे है टेक्नोलॉजी में। वो तो भाई हमारा देश मतलब कि बहुत टाइम बाद आज़ाद हुआ था, बहुत बहुत मतलब कि 1947 में आज़ाद हुआ था। अगर वो आज़ादी हमें अगर 1900 में ही मिल जाती, 1900 में मिल जाती तो भाई मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा सही हो जाता भारत के लिए भाई। ठीक है, मतलब कि भारत और भी आगे होता भाई। जैसे अमेरिका को आज़ादी जो मिली थी ना वो 1800 में ही मिल गई थी, 1800 कुछ में ही उनको आज़ादी मिल गई थी, इसी वजह से इतना वो आगे हैं। नहीं तो जो आविष्कार अमेरिका में हुए हैं भाई वो पहले ही भारत के अंदर हो जाते भाई, क्योंकि भाई भारत के अंदर पूरी क्षमता है आगे बढ़ने की। और भाई ठीक है, और भारतीय जो इतने बड़े बड़े भाई CEO लगा रखे हैं भारतीयों को बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ ने, तो भाई ये इससे पता चलता है कि भारतीयों में कितना दिमाग है और भारतीय मतलब कितना आगे बढ़ते हैं। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो वैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।